हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आपकी टीडीएस की क्लास नंबर 3। सर हाँ, क्लास 1 और 2 के आपने लगभग जो 1 घंटे की वीडियो दी है ये वो पुरानी वीडियोस हैं। जी हाँ सर, करंट वीडियो में थोड़ा ऑडियो इशू था, तो मैंने चूंकि कोई भी अमेंडमेंट नहीं थी इसलिए पुरानी वाले लेक्चर्स दे दिए हैं और पूरे के पूरे सीरीज के अंदर सिर्फ 1 घंटे का बेटा पुराना वीडियो दिया है, तो कोई बात नहीं है, अभी मैनेज कर लीजिए उससे। कोई भी चेंजेस उसमें है ही नहीं, इसलिए पूरे आपके एक सीरीज में सिर्फ 1 घंटे का एक वीडियो मैंने पुराना आपको दिया है। चलो सर, ओके सर, क्वेश्चन नंबर 5 को आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बात करते हैं? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। मैंने क्या बताया था, जब पेमेंट करते हैं तो काट लेते हैं टीडीएस को। ऑन पेमेंट मेड टू रिकी पॉन्टिंग एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर नॉन रेसिडेंट इन इंडिया बाय अ न्यूज़पेपर फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल 25,000 रुपीज। सर हाँ, आपने सर कुछ बताया था क्या? सर हम देखते हैं कि किसी की इनकम टैक्सेबल है तो वो बंदा रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। और सर हमने एक चीज पढ़ा था कि नॉन रेसिडेंट ने अगर भारत में पैसा कमाया हो, भारत में पैसा पाया हो या उस सर्विसेज के लिए पैसा मिला हो, जो सर्विसेज भारत में यूटिलाइज हुई है, तो वो क्या हो जाता है, इनकम इंडिया के अंदर टैक्सेबल हो जाती है। इंडियन क्या हो जाती है, इंडिया में इनकम वो टैक्सेबल हो जाती है। इट मीन्स सर, रिकी पॉन्टिंग को तो इंडिया से पैसा मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगा। और अगर पैसा इंडिया से मिल रहा है और इंडिया से कमा रहे हो तो इंडिया में टैक्स भी भरोगे। सर एक बात सोचो ना, इंडिया में टैक्स भरवाएंगे तो हम क्या बोलते हैं, टीडीएस से काट के रखवा लेते हैं ना सर। सर टीडीएस से काट के रखवा लेते हो तो एक सेक्शन आती है आपके लिए 194E। 194E, ठीक है, 194E सर, एक सेक्शन आती है, इसमें बोलता क्या है, बड़े प्रेम से बोलता है, पेयर कौन होगा, इसमें पैसा दे कौन रहा हो। कोई भी पर्सन अगर पैसा दे रहा है, एनी पर्सन, अगर कोई भी पर्सन पैसा दे रहा है किसको, मेड पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन। अगर आप किसी भी नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन को पेमेंट देते हैं, सर नॉन रेसिडेंट किसको, स्पोर्ट्समैन को पेमेंट देते हैं, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन को पेमेंट देते हैं। सर स्पोर्ट्समैन मतलब क्या हुआ, रिकी पॉन्टिंग हो गए, टेनिस खेलने वाले प्लेयर हो गए, क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर हो गए, वॉलीबॉल खेलने वाले प्लेयर हो गए, कोई भी स्पोर्ट्समैन है, या तो फिर किसी स्पोर्ट एसोसिएशन को देते हो जैसे आईसीसी, इंडियन क्रिकेट क्लब, या तो फिर किसी एंटरटेनर को देते हो। एंटरटेनर मतलब सर कोई सिंगर है, कोई डांसर है, जस्टिन बीबर एज अ सिंगर है, कोई डांसर है, माइकल जैक्सन मान लीजिए, मतलब तो वो नहीं रहे, बट वो जब आके यहाँ पे डांस करते हैं, कोई और आ जाता है यहाँ पे डांस कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, कोई एंटरटेनर है, ठीक ठीक है। लेकिन सर वो कौन होना चाहिए, हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक नॉन रेसिडेंट है, दूसरा वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। पहली बात वो एक नॉन रेसिडेंट है, दूसरी बात वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। और वो ऐसा आदमी इंडिया से पैसा पा रहा है, तो अगर इंडिया से कमा रहा है तो भाई साहब इंडिया में वो पैसा टैक्सेबल तो हो गया। इंडिया में कमा रहा है तो इंडिया में वो पैसा टैक्सेबल तो हो गया। लेकिन सर किस लिए कमा रहा है, फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। भैया आए थे भाई साहब रिकी पॉन्टिंग साहब इंडिया में आईपीएल खेलने, एडवर्टीजमेंट, मान लीजिए रोनाल्डो ने कोई आके किसी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की एडवर्टीजमेंट कर दी, कहां पे, इंडिया में, रोनाल्डो नॉन रेसिडेंट, नॉन सिटीजन, ठीक है। या फिर कंट्रीब्यूशन कर दे रहे हैं किसी भी आर्टिकल और न्यूज़पेपर में, मैगजीन में या जर्नल में। आपने देखा होगा कभी कभी मैगजीन्स या न्यूज़पेपर में या आर्टिकल्स जर्नल जो निकलते हैं उसमें लिखा होता है कि एक कॉलम्स निकलते हैं। कॉलम में अगर मान लीजिए किसी स्पोर्टमैन ने, किसी एंटरटेनर ने या किसी स्पोर्ट एसोसिएशन ने कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया, कुछ लिख दिया, कोई आर्टिकल लिख दिया, मान लीजिए रोनाल्डो ने टिप्स लिख दी कि इस तरीके से आप मेहनत किया करिए अपने गोल को पाने के लिए, और वो पब्लिश हो गई न्यूज़पेपर में, और उस टिप्स के या उस आर्टिकल के लिए उनको लाखों रुपए मिले, और वो न्यूज़पेपर इंडिया में पब्लिश हो रहा है, तो सर वो लाखों रुपए पे इनकम कहां से मानी जाएगी, इंडिया से इनकम मानी जाएगी, उस पर टैक्स इंडिया में लगेगा। तो कहा जाता है सर टैक्स इंडिया में लगने ही वाला है तो टीडीएस काट लो ना, टीडीएस काट लो। तो यहाँ पे बोला जाता है कि सर सब इसमें अमाउंट की लिमिट कितनी है, 2 रुपए दिए तो भी काट ले, क्या बोला जाता है, हाँ इसमें कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं की गई है, ऐसा कोई भी अमाउंट है तो बोला जाता है सर टीडीएस काटिए 20% के रेट से, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी काट लो। यहाँ पे 20.8% इफेक्टिव टैक्स रेट, 20.8% इफेक्टिव टैक्स रेट आता है आपका यहाँ पे। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ सीधी बात कही गई। भाई इस तरीके का कोई भी टीडीएस आता है तो 20% का पहले बार तो टीडीएस काटिए, प्लस उस आदमी से वो ना अपना रिटर्न भरने वाला है, ना हम उसको पकड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। भाई पूरा का पूरा 20% टैक्स काट लो, विथ विथ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी काट लीजिए, 20% टैक्स प्लस 4% ऑफ 20%, दैट इज 20.8% आपका
टीडीएस यहाँ पे कट जाएगा, इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ओके सर, इस बात को आप समझ गए। अब सर एक बात और याद रखना, कोई भी नॉन रेजिडेंट, ये सेक्शन 194 ई किस जगह लग रही है, इधर सुन लो, बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं। 194 ई लगने का एक रूल है बेटा, आप कोई भी पेमेंट नॉन रेजिडेंट के करते हो तो 194 ई नहीं लगती है। अगर अगर आपने इन तीन लोगों को ही पेमेंट किया है, किसको, किसी स्पोर्ट एसोसिएशन को, किसी स्पोर्ट्स मैन को, किसी इंटरटेनर को, इन तीन लोगों को पेमेंट किया है और इन तीन रीजन के कारण पेमेंट किया है। कौन से तीन कारण सर? वो आके भारत में खेल के चला गया, वो उसने कोई एडवर्टाइजमेंट कर दी भारत में, या तो फिर किसी कंट्रीब्यूट किया किसी आर्टिकल में या मैगजीन के तहत और उसको पैसा मिला है। ये तीन लोगों को इन तीन कारणों के कारण अगर पैसा मिला है, इन तीन लोगों को इन तीन कारणों के कारण अगर पैसा मिला है, सिर्फ तभी सर 194 ई लगता है। अगर किसी और तरीके की पेमेंट आपने नॉन रेजिडेंट को की है, यहाँ नहीं आएगा, किसी और सेक्शन में कुछ और रेट से टीडीएस कटेगा, बट यहाँ वो टीडीएस नहीं कटेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, स्पोर्ट्समैन, एंटरटेनर और स्पोर्ट एसोसिएशन को पेमेंट की गई हो एडवर्टीजमेंट के लिए, स्पोर्ट खेलने के लिए, या फिर बुक कॉलम में मैगजीन्स के अंदर कोई कॉलम वॉलम लिखने के लिए, तभी 194 के अंदर 20% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, दैट इज इफेक्टिवली 20.8% के रेट से टैक्स कटता है। ठीक है सर। और इस पे एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है, बार बार इस तरीके का एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखवाया है कि स्पोर्ट्समैन इंक्लूड एथलीट। एथलीट को भी स्पोर्ट्समैन कहा जाएगा। आपका जब क्वेश्चन पेपर बनता है तो क्वेश्चन में ना कभी कभी लिखा जाता है एक एथलीट को ऐसा पैसा दिया गया, ऑलवेज याद रखना एथलीट को स्पोर्ट्समैन कहा जाता है। इज इट क्लियर विथ यू? तो सर जब हम इस सेक्शन को पढ़ लिए तो इस क्वेश्चन में क्या ही दम बचा है आप बताओ। सर इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, इस सेक्शन को पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बचा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस ऑन पेमेंट मेड टू रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग कौन है? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। सर हाँ, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मतलब कौन है सर? सर क्या स्पोर्ट्समैन है क्या सर ये? हाँ सर ये तो स्पोर्ट्समैन है। हमने अभी पढ़ा एनआर स्पोर्ट्समैन को पेमेंट किस लिए दे रहे हो? मेड टू रिपोर्टिंग बाय अ न्यूज़पेपर फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल को कंट्रीब्यूट करने के लिए न्यूज़पेपर ने नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन को पेमेंट किया है, तो सर 194 ई सेक्शन लग जाएगा। और टीडीएस की रेट आपको पता है 20% प्लस 4%। 24 मत कर देना यार, 4% ऑफ 20% होता है ये। तो सर इफेक्टिव रेट आपकी आ जाती है 20.8%। यही टीडीएस काटा जाएगा और गवर्नमेंट को जमा करा दिया जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। अंडर सेक्शन 194 ई, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट पे करने के लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है टू अ नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल रिलेटिंग टू एनी गेम और स्पोर्ट्स इन इंडिया, एनी अमाउंट टू एनी, एक सेकेंड ओके क्लियर है। फॉर कंट्रीब्यूशन आर्टिकल टू पे एनी गेम और स्पोर्ट्स इन इंडिया इन अ न्यूज़पेपर शैल डिडक्ट एट द रेट 20%। ठीक है, शैल डिडक्ट एट द रेट 20%। सर देखो अगेन हम एक बार पढ़ा रहे हैं, 194 ई कब स्पोर्ट्समैन होना चाहिए या इंटरटेनर होना चाहिए या स्पोर्ट एसोसिएशन होना चाहिए। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट एनी अमाउंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन आ गया ना, किस लिए? वही तीन, न्यूज़पेपर में आपने आर्टिकल दिया या तो फिर आप आके यहाँ खेल के गए या तो एडवर्टाइज किए हो। और कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल रिलेटिंग टू एनी गेम, आर्टिकल में किसी गेम के लिखा, वहां मैंने रिकी पॉन्टिंग का जो एग्जांपल दिया, वो आप गोल अचीव करना, इट मींस मेरा वो था ना यार, वो इस गोल फुटबॉल वाले गोल के लिए वो बात कर रहा था। ठीक है, तो गेम्स रिलेटेड को इसने आर्टिकल दे दिया, या स्पोर्ट्स इन इंडिया इन अ न्यूज़पेपर शैल डिडक्ट एट द रेट 20%। फर्दर सिंस रिकी पॉन्टिंग इज अ नॉन रेजिडेंट, रिकी पॉन्टिंग एक नॉन रेजिडेंट है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑन टीडीएस वुड बी एडेड। बहुत आप हर जगह लगभग यही देखोगे कि जब भी नॉन रेजिडेंट को टीडीएस काटा जाता है तो उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर लिया जाता है, इसलिए टैक्स जो डिडक्ट होगा 25,000 का 20.8%, दैट इज 5200 डिडक्ट हो जाएगा। इसमें बहुत इजी चीज थी, बिल्कुल भी इसमें दिमाग नहीं लगाना था, बिल्कुल कॉमन सेंस पे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था। अब आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 6। एक और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, मून टीवी अ टेलीविजन चैनल मेड पेमेंट ऑफ रुपीज 50 लाख टू अ प्रोडक्शन हाउस फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर टेलीकास्टिंग एज पर स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द चैनल। ये क्या है सर? आओ एक सेकंड, मैंने आपको एक जगह एडवर्टीजमेंट पढ़ाई होगी, मुझे जहां तक याद आ रहा है मैंने आप लोगों को एक जगह एडवर्टीजमेंट पढ़ाई होगी। सर एक बार खोजिए 194 सी कहां पे आपको पढ़ा है, खोजो बच्चे खोजो, 194 सी कहां पढ़ा है सर? ये रहा सर। सर देखिए सर, मैंने आपको जब 194 सी पढ़ाया था
तो आपको दिखता होगा टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे देखो सर मैंने लिखा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, लेबर सप्लाई, कैटरिंग, जॉब वर्क, ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर अदर देन रेलवे। साथ ही साथ साथ एडवर्टीजमेंट को भी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है और उसके ऊपर का भी टीडीएस 194C में काटा जाता है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट ब्रॉडकास्टिंग की हो, रेडियो वाली हो या टेलीकास्टिंग की हो, उसको क्या कहा जाता है, एडवर्टीजमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। सर अब एक चीज समझिए, आपने 194C पढ़ा है, लेकिन एडवर्टीजमेंट के बारे में सर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। सर एडवर्टीजमेंट दो तरीके की हो सकती है, कैसी? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा समझिए कि मुझे एक एडवर्टीजमेंट बनवानी थी, तो और मैं चाहता हूँ क्या सोनी टीवी पे जाए, सोनी टीवी पे भाई साहब एडवर्टीजमेंट आए, मेरी सीआईडी है कि बीच बीच में एडवर्टीजमेंट आती रहे। तो हम क्या कहते हैं कि भाई मुझे एक एडवर्टीजमेंट बनानी है, तो जब भी आप लक्स की देखते हो या किसी भी सोप की देखो, पिज्जा की देखो, जोमेटो स्विगी की देखो, ओला ऊपर किसी की भी देखो, तो सर वो पहले वो शूट करते होंगे ना, जैसे अर्बन क्लैप का आजकल आ रहा है, तो एसी साफ करता हुआ एक आदमी पहले उसको शूट करता होगा। लक्स का आता है तो नहाते हुए पहले कोई इंसान वीडियो शूट करता होगा। इस तरीके के जितने भी एडवर्टीजमेंट आती है भैया, पहले वो क्लिप्स तो बनानी पड़ेंगी ना, पहले वो क्लिप्स तो बनानी पड़ेंगी ना। हाँ सर बनानी पड़ेंगी, मतलब सोनी टीवी अपने चैनल्स पे दिखाएगा, उसके पहले वो क्लिप्स तो बनी रहेगी ना, वो एड शूट, वो एड शूट तो हो चुकी होगी ना, तभी ना हम दिखाएंगे। हाँ सर एडवर्टीजमेंट का शूट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एडवर्टीजमेंट शूट कौन करेगा सर? सर एडवर्टीजमेंट शूट कौन करेगा आप बताइए? सर प्रोडक्शन हाउस का नाम सुना है आपने, धर्मा प्रोडक्शन? मैं एक एग्जांपल ले धर्मा प्रोडक्शन बोला, तो ये लोग अपना एडवर्टीजमेंट शूट करेंगे, कोई प्रोडक्शन हाउस ही होगा ना जो एड शूट करेगा। एग्जाम्पल के लिए सुनो, मजेदार एग्जाम्पल सुनो, मैंने क्या बोला, हम यहाँ बैठे हैं, हमें एडवर्टीजमेंट करानी है, मैंने बोला कि मुझे एडवर्टीजमेंट करानी है हैप्पी डेंट की, मैंने क्या बोला, मुझे एडवर्टीजमेंट करानी है हैप्पी डेंट की। तो और मुझे कैसी एडवर्टीजमेंट चाहिए, बोलते हैं कि भैया एक बहुत बड़ा सा भूतिया घर लो, भूत बंगला लो आप। मैंने क्या बोला, एक भूत बंगला लो, उसमें 4 छोटे छोटे बच्चों को भेज दो, 4 छोटे छोटे बच्चे जाओ, ओ ले 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 घूमने गए हैं भूत बंगले में बच्चे, और यहाँ पे इनको आके कोई भूत डरा रहा है। उसके बाद क्या दिखाओ कि ये बच्चे अपना पॉकेट में हाथ डालते हैं, हैप्पीडेंट निकालते हैं, हैप्पीडेंट खाते हैं, चू करते हैं और स्माइल करते हैं, तो उनके टीथ से इतनी ज्यादा रोशनी निकलती है कि भूत डर के भाग जाता है। ठीक है, ऐसा मुझे एक एडवर्टीजमेंट चाहिए। तो अब क्या हुआ, हमको हैप्पीडेंट की एडवर्टीजमेंट करनी है, ये आदमी टीवी चैनल वाले के पास, ये प्रोडक्शन वाले हाउस के पास पहुंचे हम, प्रोडक्शन हाउस वाला, भैया भैया ऐसी एडवर्टीजमेंट मेरे पास ऑलरेडी प्रीपेयर्ड है। प्रीपेयर्ड है मतलब ऐसा हमने एक बार प्रोजेक्ट बनाया था, जैसा आप कह रहे हो वैसा मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। मैंने एक भूत बंगला मंगाया था, उसमें 4 बच्चों को हैप्पीडेंट खिला के हंसवाया था, भूत को भगवाया था। मैंने एक ऐसा सेटअप बनाया था किसी और एड के लिए, बट वो यूज नहीं हुआ, या किसी मूवी के सीन के लिए मैंने बनाया था, बट वो आज तक मूवी रिलीज ही नहीं हुई, और हम आपको सोनी में सेम टू सेम वो एडवर्टीजमेंट आपके नाम पे चला सकते हैं, हम सेम टू सेम चला सकते हैं। मतलब ये जो था ना, ये ऑलरेडी ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड था, प्लस आपको इसने सोल्ड कर दिया, साथ ही साथ आपको राइट्स भी देता है, साथ ही साथ आपको राइट्स भी देता है। अब राइट्स का मतलब समझो क्या, टेलीकास्टिंग या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी देता है। मतलब क्या है, जैसे कि लॉकडाउन का पीरियड जब था तो रामायण देखिए, दूरदर्शन के पास राइट्स थे, रामानंद सागर जी ने रामायण प्रोडक्शन किया था, मतलब रामायण को उन्होंने बनाया था, पूरा वो जो सीरियल है वो रामानंद सागर जी ने बनाया, बट टेलीकास्टिंग राइट दूरदर्शन के पास थी, इसीलिए उन्होंने दोबारा रामायण को मतलब दिखा दिया अपने टीवी पे, दोबारा उन्होंने दिखाया ना। सागर आनंद जी ने उस चीज को बनाया था, ठीक, उसको सीरियल को बनाया। अब उस सीरियल के राइट्स जो है दूरदर्शन के पास थे कि वो फ्यूचर में भी उसको टेलीकास्ट कर सकता है, जैसा कि फ्यूचर में टेलीकास्ट किसने किया है, दूरदर्शन ने किया है। अगर मैंने प्रोडक्शन जिन्होंने बनाया रामानंद सागर जी का नाम, अगर गलती से मैंने कुछ और बोल दिया तो माफ करना, ठीक है, रामानंद सागर जी की थी, ओके। तो इस तरीके से क्या किया, राइट्स भी दे दिए हैं। अब बताओ एक बात, आप 194C में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में जब सामने वाले से कुछ करवाओगे, जब सामने वाले से आपने कुछ करवाओगे तब ना आप उसका मानोगे कि उसने आपके लिए कुछ किया है, सर्विस दी है। सेम एज इट इज, सुनो भैया बात सुनो एक बार, आप लोग प्रीपेड प्रीपेड सॉफ्टवेयर लेते हो, क्विक हील का प्रीपेड सॉफ्टवेयर लाए और अपने सिस्टम में रन करा लिया, प्रीपेड सॉफ्टवेयर लेते हो, और एक आप क्या करते हो, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बनवाते हो अपने हिसाब से। बहुत से लोग कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, हम लोग जनरली प्रीपेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कि सॉफ्टवेयर खरीदे, लाए, इंस्टॉल किए, चला दिए। तो सर जो तो ये एक तरीके का आपके पास ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड चीज नहीं थी, ऑलरेडी एक एडवर्टीजमेंट बनी बनाई थी, वो आपको बेच दी गई। जो प्रीपेड सॉफ्टवेयर था आपके लिए कुछ काम नहीं किया, बना बनाया रखा था, आपको उठा के बेच दिया, बना बनाया रखा था, आपको उठा के बेच दिया। इट मीन इसमें आपसे कोई काम नहीं करवाया गया, तो सर यहाँ 194C नहीं लगेगा।
194C नहीं लगेगा। बट एक कंडीशन और भी हो सकती है, क्या? अज्यूम करो सर इसके पास ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं थी, धर्मा प्रोडक्शन आपका ऐड बना रहा है, धर्मा वाले आपका ऐड बना रहे हैं, इन्होंने एक भूत बंगला खड़ा किया, धर्मा प्रोडक्शन वालों ने एक भूत बंगला खड़ा किया, भूत बंगले के अंदर 4 छोटे छोटे बच्चे लाए, एक बड़ा सा भूत डरावना सा आदमी लेके आया, इन बच्चों को हैप्पीडेंट खिलाया, लाइट जलाई और भूत को भगाया। पूरा एक जैसा आपने कहा था आपके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, पूरा एक ऐसे एड शूट करके आपको दिया, ये लो भाई तुम्हारे लिए हमने इतना देर 6-6 दिन काम करके एडवर्टीजमेंट शूट की, ये लो अपनी एडवर्टीजमेंट और निकलो यहाँ से, हमें पैसे दो और जाओ। तो चूंकि आपने धर्मा प्रोडक्शन से काम करवाया, वर्क करवाया है, तो यहाँ पे 194C में टीडीएस डिडक्ट होता है। और जब एज इट इज एक एडवर्टीजमेंट पड़ी थी और वो क्लिप उठा के आपको पकड़ा दी गई, बेच दी गई, तो धर्मा वालों ने आपके लिए कोई काम नहीं किया, ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड मटेरियल था, तो वहां पे 194C नहीं लगता है। इतना समझ में आ गया आपको सर? सर टीडीएस बहुत इजी लग रहा है, पता है इजी है भी, ये बहुत ज्यादा इजी है। आओ देखो सर, मून टीवी एक टेलीविजन चैनल है, मेड पेमेंट ऑफ 50 लाख टू अ प्रोडक्शन हाउस। मून टीवी ने प्रोडक्शन हाउस को क्या किया, पेमेंट किया 50 लाख का फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर टेलीकास्टिंग एज पर स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द चैनल। जैसा चैनल कह रही है कि 4 बच्चे मंगवाओ, 1 भूत मंगवाओ, हंसवाओ, उस तरीके का एडवर्टीजमेंट बनाने की प्रोडक्शन हाउस को 50 लाख की पेमेंट की। ठीक ठीक है सर जी। द कॉपीराइट ऑफ प्रोग्राम इज ऑल्सो ट्रांसफर टू मून टीवी। कॉपीराइट भी मून टीवी को ट्रांसफर हो जाएगा। ओके सर। वुड सच पेमेंट बी लाइबल टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 194 से डिस्कस। हाँ, क्या 194 सी लगेगा? मैंने अभी बताया ना भाई, आप अपने हिसाब से काम करवा रहे हो उनसे, तो 194 सी लगेगा। देखिए लिखा है, इन दिस केस सिंस द प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्शन हाउस काम कर रहा है, 4 बच्चे और भूत उत्सव बुलवा रहा है वो, ठीक है, as per the specification given by Moon TV, a television channel, and the copyright is also transferred to the television channel। और copyright भी television channel को ट्रांसफर हो रही है। copyright का ट्रांसफर ना बहुत जरूरी है। The same fall within the scope of definition of the work under section 194C। भैया ये वर्क की मीनिंग में आ जाएगा, 194C के अंदर वर्क की मीनिंग में आ जाएगा। सर देखो टीवी भी आती है, टीवीओ पे कई बार पिक्चर भी आते हैं, लेकिन पिक्चर का राइट नहीं मिलता है। वो तो जैसे मान लीजिए कोई पिक्चर है, उसका राइट उसके प्रोडक्शन जो उसका प्रोड्यूसर होता है उसी के पास रहता है। तो यहाँ पे अगर वो जी सिनेमा पे मान लीजिए शोले पिक्चर आ रही है, तो शोले का राइट तो जी सिनेमा को नहीं ना दिया गया हम लोगों ने, तब सर वहां पे 194C नहीं लगेगा। अगर जी सिनेमा शोले चला भी रही है मूवी, तो उसको 194C वहां नहीं लगता है, याद रखना। प्रोडक्शन के राइट्स भी दे दिए गए, प्रोडक्शन हाउस ने क्या किया, उसको प्रोड्यूस करके भी दिया और राइट्स भी दे दिया। Therefore, the payment of 50 lakh made by Moon TV to the production house would be subject to deduction at source under section 194C। TDS 194C में सर लग जाएगा इस जगह पे। इतना तो सर आपको क्लियर हो चुका है। अब एक मजे की बात सुनो, ऑल्सो एग्जामिन, यह भी देखना है भैया हमको इस चीज को भी देखना है। क्या देखना है सर? हमको यह भी देखना है कि whether the provision of tax deduction at source under section 194C would be attracted if the payment was made by Moon TV for acquisition of telecasting right of the content already produced by the production house। भाई साहब, प्रोडक्शन हाउस के पास ऑलरेडी माल बना बनाया पड़ा था, कोई काम नहीं करवाया प्रोडक्शन हाउस से, ऐसा पेटी पैक एडवर्टीजमेंट पड़ी थी, उसने देखा अच्छा ठीक है क्या चाहिए, बच्चों से हैप्पीडेंट ऐड करवानी, हाँ ये लो, ये पड़ा हुआ है मेरे पास एडवर्टीजमेंट, ले लो। तो भैया आपने कोई वर्क नहीं करवाया, इसलिए 194C यहाँ नहीं लगेगा। सेम एज इट इज प्रीपैक सॉफ्टवेयर खरीदना और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनवाना, तो ये प्रीपैक वाली कंडीशन है, ऊपर कस्टमाइज्ड वाली, ठीक है। If, however, the payment was made by Moon TV for acquisition of telecasting right of the content already produced by the production house, there is no contract for carrying out any work as required in section 194C1। Therefore, such payment would not be liable to tax deduction at source under section 194C। भाई इसलिए 194C नहीं लगेगा। क्लियर है? यस सर क्लियर है, 194C नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। अब आ गया ये, अच्छा इसको एडवर्टीजमेंट वाले पार्ट में 194C जहां आपने लिखा है, आप लोगों में से किसी को कुछ लिखना है तो लिख लो, इसमें किसी को कुछ लिखना है लिख लो। ये सारे के सारे पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो मांगेगा उसको मिल जाएंगे, ठीक है? ठीक है सर जी, चलो ये वाला मैं इसको आप लिखो बेटा एक बार। सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7। आओ देखते हैं इलस्ट्रेशन 7 क्या कहता है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है वैसे इलस्ट्रेशन भी।
इलस्ट्रेशन नंबर 7 कहता है मिस्टर एक्स सोल्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी इन बैंगलोर as well as his rural agriculture land for a consideration of 60 lakh and 15 lakh rupees. ओके सर, अपनी हाउस प्रॉपर्टी जो बैंगलोर की है उसको उन्होंने कितने में बेचा है और रूरल एग्रीकल्चर लैंड उसको कितने में बेचा है, सेल्स वैल्यू बताओ। सर इसमें पुराने सारे कंसेप्ट लगेंगे जो आपने कैपिटल गेन में पढ़े हैं, आईएफओएस में पढ़े, वही सारे प्रोविजन लग रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। समझो पहली बात, हाउस प्रॉपर्टी कितने रुपीज में बेचा है सर, 60। मेरे भाई इधर आओ, समृद्धि, अर्पित इधर आओ, अंश इधर देखो, ये अमेंडेड है, अमेंडमेंट आई है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, अमेंडमेंट भी आई है और ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अब सुनो सर, यहाँ पे सेल्स वैल्यू आ रखी है, हाउस और रूरल एग्रीकल्चर लैंड आ रखी है, इन सभी की सेल्स वैल्यू कितनी है, 60 लाख रुपए में बेचा है, 15 लाख रुपए में बेचा है, फॉर अ कंसिडरेशन, जितने रुपए में बेचा, सेल्स वैल्यू को आप क्या कह सकते हो, कंसिडरेशन, कि इस कंसिडरेशन के लिए बेचे थे, कितने रुपए के लिए बेचे हैं सर, 60 लाख रुपए के लिए इसको बेचे हैं और 10 लाख रुपए में, सॉरी 15 लाख है, 60 लाख रुपए में इसे बेचे और 15 लाख रुपए में आपने रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेची। ओके सर जी, रिस्पेक्टिवली। टू मिस्टर वाई, किसने किसको बेची है, यहाँ पे मिस्टर एक्स बेच रहे हैं किसको सर, मिस्टर वाई को। ओके सर, इस बात को भी हम लोग समझ गए। ऑन 1st of August 2022 he has purchased the house property and the land in the year of 2021। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड सर, 2021 में आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी और 22 में बेच दी, तो कहीं ना कहीं जहां आपने कैपिटल गेन पढ़ा था, तो ये असेट आपके पास लेस देन 24 मंथ है। अरे 24 मंथ से कम ये असेट आपके पास होल्ड पे रही या नहीं रही सर, ये असेट लेस देन 24 मंथ आपके पास रही कि नहीं रही, तो सर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट हुई ना। कहीं से भी आप कैलकुलेट करो, 21 में असेट अगर परचेज की और अगस्त 2022 में बेच दी, तो किसी भी डेट को परचेज की हो 21 में, 1 जनवरी 2021 को भी अगर आपने परचेज किया है, तब भी सर ये असेट लेस देन 24 मंथ आपके पास हेल्ड है। इट मीन सर ये सब क्या है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है, लॉन्ग टर्म यहाँ पे बात नहीं होगी, ये असेट आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट हो गई। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अभी अभी तो सॉल्यूशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट इतना क्लियर है। इन्होंने बोला ये शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट इन्होंने कितने रुपए में खरीदी थी, फॉर 40 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। ओके सर, ये जो असेट्स है ना, ये इन्होंने परचेज, परचेज या इसको क्या कहते हैं, परचेज को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, परचेज को क्या कह सकते हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, परचेज करके रखे थे इन्होंने सर 40 लाख रुपए में और 10 लाख रुपए में। यहां तक की बात भी क्लियर आ गई, ये भी बात क्लियर है सर। सर सेल्स वैल्यू आपने बता दी, आपने सर सेल वैल्यू बता दी, परचेज वैल्यू बता दी। ओके सर, आगे पढ़ते हैं सर। कुछ अभी तक मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया, केवल क्वेश्चन पढ़ा है। द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर दैट इज 1st of August 2022 is 85 lakh and 20 lakh for the house property and rural agriculture land respectively। ओके सर, जहां तक हमको पता है अगर ये कैपिटल असेट है तो हम ऑलवेज एसडीवी देखते हैं, याद करो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालने के लिए हम क्या देखते थे, फेयर मार्केट वैल्यू, एसडीवी, और जिस रेट में सेल्स कंसिडरेशन और एसडीवी विच एवर इज हायर, सब सारी की सारी कैलकुलेशन आपको कैपिटल गेन की याद आ रही होगी। और वहां पे हम ना 10% का टॉलरेंस बैंड भी देखते थे, वो सब याद आना चाहिए आपको। अभी नहीं याद आ रहा है तो आपके मिस्टेक है बेटा। चलो, यहाँ पे सर एक चीज आती है सर, एसडीवी, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है सर, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है, तो 85 लाख रुपीज इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है और 20 लाख रुपीज इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है। इट मीन सर हमने अभी तक क्वेश्चन को ब्रीफ कर रहे हैं, क्वेश्चन को ब्रीफ कर रहे हैं, मिस्टर एक्स ने दो प्रॉपर्टीज बेची, दैट इज एक था हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा था रूरल एग्रीकल्चर लैंड। इसको बेचा कितने में है, 60 लाख रुपए में हाउस प्रॉपर्टी को बेचा है, 15 लाख रुपए में रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बेचा है, जिसको उन्होंने एक साल पहले खरीदा था 40 लाख रुपए में रूरल हाउस प्रॉपर्टी को और 10 लाख रुपए में रूरल एग्रीकल्चर लैंड को। बट ये कैपिटल असेट्स हैं, तो कैपिटल असेट के केस में हम जब कैपिटल गेन निकालते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, हम देखते हैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या थी। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दिया है हाउस प्रॉपर्टी की 85 लाख और लैंड की 20 लाख रुपीस। यहां तक क्लियर है, केवल क्वेश्चन पढ़े हैं हम। ओके सर जी,
अब रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। एग्जामिन द टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। भैया टैक्स इम्प्लीकेशन मिस्टर एक्स के हाथ में क्या होगा, इस पूरे ट्रांजैक्शन के कारण मिस्टर एक्स के हाथ में क्या होगा, एंड मिस्टर वाई के हाथ में क्या होगा, एंड द टीडीएस इम्प्लीकेशंस इफ एनी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वाई। और मिस्टर वाई के हाथ में अगर कोई टीडीएस भी लग रहा है तो क्या होगा, अज्यूमिंग दैट बोथ एक्स एंड वाई आर रेसिडेंट इंडियन। ओके सर जी, टीडीएस के पहले कैपिटल गेन की इसमें सेक्शंस लग जा रही हैं सर। सर टीडीएस के पहले इसमें कैपिटल गेन की सेक्शंस लग जा रही हैं, कैसे, याद करो हमने बोला था जब भी हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं कैपिटल गेन वाले चैप्टर में, तो हम क्या निकालते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तब तो ओके, अगर लेकिन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी से अगर कम है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी से कम है, तो हम एसडीवी को चेक करते हैं कि सर हम एसडीवी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लें या एक्चुअल कंसिडरेशन लें। इट मीन सर हम 10% का टॉलरेंस बैंड लेते थे। अब याद आना चाहिए हम क्या कहते थे, अगर कोई कंसिडरेशन कंसिडरेशन का 110%, अगर मेरा कंसिडरेशन का 110% एक्सीड कर जाता है या इक्वल्स हो जाता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के, तब हम कंसिडरेशन को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेते थे। एग्जांपल के लिए बस 90 लाख की अगर प्रॉपर्टी है तो 90 लाख का 110% होता है 99 लाख रुपए, ठीक है। और मान लो अगर एसडीवी दी हुई है 95 रुपीज, तो हम जब कैपिटल गेन कैलकुलेट करते थे हम क्या कहते थे कि ठीक है सर इसके 110% से कम मेरी एसडीवी आ रही है, तो सर चलो 90 लाख को ही मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लो। लेकिन समझो अगर एसडीवी होती ना उसी प्रॉपर्टी की 100 लाख रुपए, तो सर हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेते हैं, हम कहते हैं सर 90 लाख का 110% होता है 99 लाख रुपीज, 99 लाख रुपीज। एसडीवी के 110% से एक्सीड कर गया मेरा, सॉरी कंसिडरेशन के 110% से एक्सीड कर गई मेरी एसडीवी, इसलिए हम एसडीवी ले लेंगे। सर इसके पीछे मैंने छोटा सा रूल समझाया था आपको कि हम 10% का टॉलरेंस बैंड लेते हैं, मतलब हम मानते हैं कि चलो अगर किसी प्रॉपर्टी की एसडीवी एक्स रुपीज है तो हो सकता है कि ये वाली प्रॉपर्टी 90% में बिक गई हो, जल्दी ज्यादा पैसे की जरूरत हो तो आप लगभग 10% तक सस्ता बेचे होंगे, बहुत ज्यादा सस्ता नहीं बेचे होंगे। इस तरीके से हमने एक रूल बनाया था कैपिटल गेन के अंदर, जो है 50C का, जो है रूल 50C का, ठीक ठीक है, जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के बारे में बात करता है। साथ ही साथ अगर सामने वाला सस्ता बेच रहा है तो एक इंसान ने सस्ता खरीदा भी होगा, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, अगर आपने कोई असेट इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल असेट अगर आपने सस्ती खरीद ली है, और आपने कितना सस्ती खरीदी है, 50,000 रुपए से ज्यादा सस्ती खरीदी है, तो 56(2)(10) IFOS के अंदर हम टैक्सेबल करते थे। भाई दोनों सेक्शन बताएं आपको इतना याद आ रहा होगा, हाँ सर जी इतना तो हमको अब याद आ ही रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में आपकी हुआ क्या है, पहले तो इस क्वेश्चन में आओ। सर एक बात देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर एक आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, एक है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। तो सर बड़े अच्छे से याद होगा रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट माना ही नहीं जाता है, कैपिटल गेन लगता है अगर कोई कैपिटल एसेट है प्लस ट्रांसफर है, इन दोनों की मीनिंग बनना चाहिए। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को तो कैपिटल एसेट माना ही नहीं जाता है, इट मीन्स इसके ऊपर इस तरीके का कोई रूल नहीं लगेगा। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के केस में सर आप जरा बताएंगे क्या किया जाएगा, आप लोग मुझे बताएंगे हाउस प्रॉपर्टी के केस में क्या जाएगा किया जाएगा। हम हाउस प्रॉपर्टी केस में जब हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे तो सबसे पहले मिस्टर एक्स के हाथ में क्या हो रहा है, मिस्टर एक्स के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी निकालेंगे, बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी निकालेंगे, बोलो आप लोग। सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम देते हैं, कंसिडरेशन कितना था, सर हम पहले देखेंगे कंसिडरेशन था 60 लाख रुपए और एसडीवी है 85 लाख रुपीस। तो सर हम यहाँ पे सीधा चेक करेंगे कि 60 का 10% कितना होता है, 66 लाख रुपीस। कंसिडरेशन का 110% कितना होता है, 66 लाख रुपीस, और मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 85 लाख रुपीस। अगर कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा मेरी एसडीवी निकल गई तो हम कहेंगे कि भैया ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि तुम 10% तक सस्ता खरीद बेचे होगे, इतना ज्यादा सस्ता क्यों बेचे हो भाई। तो हम सब कोई क्या कहेगा, टैक्स कम करने के चक्कर में क्या दिखाएगा, कम से कम सेल, कम से कम सेल, कम से कम सेल। तो गवर्नमेंट कहती है भाई तुम 10% तक सस्ता बेचे होगे, हम मान सकते हैं, इतना ज्यादा सस्ता हम नहीं मानेंगे। तो भले ही तुमने कितने में भी बेचा हो, आप कहते रहो कि हम 66 लाख में बेचे हैं, गवर्नमेंट कहेगी ये प्रॉपर्टी 85 लाख रुपीज में ही बिकी होगी। टैक्स प्लानिंग का पूरा स्कोप आता है, वो मैंने कैपिटल गेन में पढ़ाया था, आप वहां से जाके पढ़ लेना, दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप कितनी बोलोगे, 85 लाख रुपीज,
कैपिटल गेन हेड चल रहा है, माइनस सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगे, इंडेक्सेशन होगा नहीं बिकॉज ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी देखो क्या लिखी है 40 लाख रुपीस। सर 40 लाख की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आने के बाद सर कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने पे लगेगा सर 45 लाख रुपीस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा। और किसके हाथ में लगेगा सर, ये मिस्टर एक्स के हाथ में लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसके हाथ में लगेगा, मिस्टर एक्स के हाथ में लगेगा। सर साथ ही साथ एक अलग आपको बात अगर हम बताएं, साथ ही साथ सर अगर हम एक अलग बात बताएं तो सर यहाँ पे मैंने क्या बोला, मिस्टर वाई ने चीजें सस्ती भी तो कर दी हैं। मिस्टर वाई केवल और केवल 60 लाख में उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 60 लाख में प्रॉपर्टी बेची है बेटा, तो मिस्टर वाई ने केवल 60 लाख रुपए में उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया जिसकी फेयर मार्केट या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 85 लाख था। तो अगर आपने सस्ता खरीदा है तो आपने ये मिस्टर वाई के एंड से समझो कि अगर 56(2)(10) एक सेक्शन होती है, वो क्या कहती है, मेरे साथ कोई मत लिखना, बाद में लिखना, आप लोग चाहो तो पॉज करके लिख लेना या स्लाइड्स देख के लिख लेना। 56(2)(10) क्या कहती है, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को आईएफओएस सेट किया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप सस्ता खरीदते हो, कितना सस्ता सर 50,000 रुपीज से ज्यादा सस्ता, 50,000 रुपीज और मोर वाली बात आ गई, 50,000 रुपए से ज्यादा इन्होंने कितना सस्ता खरीदा है सर। सर इन्होंने आप देखिए तो इन्होंने 85 लाख की प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ 60 लाख रुपीज में खरीद लिया है। इन्होंने 85 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी को 60 लाख रुपीज में खरीदा है। गलती से 40 लाख मत कर देना, कॉस्ट 40 लाख भाई साहब मिस्टर एक्स की है। इन्होंने 85 लाख की प्रॉपर्टी को कितने में खरीदा है, ये बोल रहे हैं मिस्टर वाई कितना बोल रहे हैं, मिस्टर वाई बोल रहे हैं मैंने 60 लाख में खरीदा था। 85 लाख की प्रॉपर्टी को 60 लाख रुपीस में खरीदा है। इन्होंने 25 लाख रुपीस सस्ता प्रॉपर्टी खरीद लिया है, इसलिए इनके हाथ में आईएफओएस में ये 25 लाख रुपीस टैक्सेबल हो जाएंगे। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर। सर हाँ, हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्या हो गया तो आपने बता दिया, रूरल एग्रीकल्चर लैंड के लिए क्या होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट ही नहीं माना जाता, तो कैपिटल गेन की भी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। और अगर आपने कोई कैपिटल एसेट सस्ती खरीदी है तो सर आपके ऊपर आईएफओएस 56(2)(10) लगता है। लेकिन सर अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड को आप कैपिटल एसेट ही नहीं बोलते तो वो सस्ता खरीदो चाहे फ्री में पा जाओ, क्या ही फर्क पड़ रहा है। क्योंकि अगर एसेट सस्ता खरीदोगे, कोई प्रॉपर्टी सस्ती खरीदोगे तब 56(2)(10) लगता है। सर यहाँ पे तो उसको प्रॉपर्टी ही नहीं मान रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 56(2)(10) नहीं लगेगा। कैपिटल गेन और आईएफओएस बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो ये तुरंत सॉल्व हो गया होगा। आइए सर आपको दिखाते हैं, अभी टीडीएस क्या लगेगा वो हम आपको 5 मिनट बाद बताएंगे, पहले पुरानी बातें कर ली गई। एज पर सेक्शन 50C, टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स के हाथ में क्या हुआ है, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी of that is rupees 85 lakh would be deemed with the full value of consideration arising on transfer of property। 85 लाख रुपए को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कहा गया है, सिंस, क्यों कहा गया है, सिंस द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 110% ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड, दैट इज 85 लाख माइनस 40 लाख बीइंग द परचेज प्राइस वुड बी टैक्सेबल इन द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन द असेसमेंट ईयर 23-24। 85 लाख क्यों आया मैंने बता दिया, कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो गई है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को लिया जाता है। ठीक है सर जी। दूसरी बात, सिंस रूरल एग्रीकल्चर लैंड, जो आपकी रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, भाई वो कैपिटल एसेट है ही नहीं। कैपिटल गेन हेड का दो पिलर, कैपिटल एसेट और ट्रांसफर, दोनों को जाके पढ़ लो भाई, कैपिटल एसेट होती ही नहीं है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड एक्सक्लूडेड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है एक्सक्लूड है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है, तो चूंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट है ही नहीं, इसलिए नॉट अ कैपिटल एसेट, द कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ सच लैंड नॉट टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। तो भैया जो भी कैपिटल गेन हुआ वो मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? हाँ सर, ये वाली बात भी क्लियर हो गई। अब देखो सर वाई के हाथ में क्या होगा, वाई ने प्रॉपर्टी को सस्ता खरीदा था, वाई ने सर प्रॉपर्टी को सस्ता खरीदा था, तो वाई के हाथ में क्या होगा देखिए, इन केस इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, जब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के कारण इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने रिसीव की है, on the difference between the stamp duty value and actual consideration would be taxable under section 56(2)(10। तो भैया एक्चुअल कंसिडरेशन, और सुनो सुनो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो सर एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है 60 लाख, गलती से 85 मत ले लेना, गलती से 85 मत ले लेना, एक्चुअल कंसिडरेशन एंड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एंड स्टैंप वैल्यू एंड एक्चुअल कंसिडरेशन। तो स्टैंप वैल्यू कितना है सर, स्टैंप वैल्यू है सर आपका 85
85 माइनस एक्चुअल कंसिडरेशन 60, जो भी डिफरेंस आया वो सर आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। देखो, वुड बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10) इफ, कब होता है, सच डिफरेंस एक्सीड द हायर ऑफ 50,000 एंड 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन। 10% ऑफ कंसिडरेशन या 50,000 से अगर ज्यादा हो जाता है, मतलब देखो यहाँ पे 6 लाख रुपीज कंसिडरेशन कितना था, 60 लाख, 60 लाख का 10% 6 लाख, और एक नॉर्मल लिमिट दी हुई है 50,000 रुपए। इन दोनों में से ज्यादा क्या है, 6 लाख, और आपको फायदा क्या 6 लाख रुपए से ज्यादा का हो गया है, जी हाँ सर आपको फायदा हुआ है सर, देखिए आपको फायदा हुआ है 25 लाख रुपए का, तो 25 लाख रुपए 56(2)(10) के अंदर आपका टैक्सेबल हो जाएंगे। समझ में आया है तो वेल एंड गुड है, वरना एक बार जाके आप आईएफओएस भूल रहे होगे तो आईएफओएस की क्लासेस देख लो, वरना मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास है ही। Therefore, in this case, 25 lakh would be taxable in the hands of Mr. Y under section 56(2)(10). Since agricultural land is not a capital asset, the provision of section 56(2)(10) are not attracted in respect of receipt of agricultural land for inadequate consideration, since the definition of property under section 56(2)(10) include only capital asset specified thereunder। ठीक है, कैपिटल एसेट है ही नहीं इसलिए कुछ टैक्स लगाई नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं सर, टैक्स इंप्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वाई। मिस्टर वाई के हाथ में टैक्स इंप्लीकेशन क्या हो जाएगी, और और इसके लिए हम चलेंगे टीडीएस की प्रोविजन पे। टीडीएस इंप्लीकेशन क्या हो जाएगी, इसके लिए हम चलेंगे अब टीडीएस की प्रोविजन पे। आओ आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं टीडीएस का प्रोविजन। हम देखो, एक सेकेंड, इतने को पहले सेव करें, जितना अभी तक लिखा उसको सेव करें, अब ओवरराइट करें। 194I, ये जो 194I है ना, ये आपको रेंट के बारे में बात करता है, रेंटल के ऊपर कटने वाली प्रोविजन है। अब इसके के 3 पार्ट कर दिए गए, एक 194IB किया गया, 194IC किया गया, 194IA किया गया। अब से इसको याद कैसे रखे, देखो 194IA पता है क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जब आप एक्वायर करते हो, एक्विजिशन। अगर आपने एक्विजिशन किया किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, मतलब परचेज किया, तो 194IA कटेगा। 194I कब होगा, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट भरा है, और आप जो इंसान हो वो कौन हो, कोई भी पर्सन हो, आप जो इंसान हो 194A वाले, मतलब एनी पर्सन जो टैक्स ऑडिट जिसकी होती हो, समझ में आ गया, ठीक है, वो वाले आदमी हो जो 194I में जाओगे। बात समझो, बस ब्रीफिंग समझो। 194I में कब जाएंगे, जब आपकी टैक्स ऑडिट होती है, आप एक बिजनेसमैन है, आपकी टैक्स ऑडिट होती है और आपने कोई रेंट भरा, तो 194I के अंदर आपको टीडीएस काटना होगा। 194IA के अंदर क्या होगा, कोई भी आदमी जब कोई प्रॉपर्टी का एक्वायर करता है, आई एक्विजिशन करता है, तो एक टीडीएस कटता है। ठीक, क्या होता है बता रहे हैं। आईबी क्या होता है सर, जो लोग टैक्स ऑडिट में नहीं आते हैं, मान लो कोई छोटा व्यापारी है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, ग्रॉस रेसिप्ट 50 लाख से कम है, या वो सैलरीड एम्प्लॉय भी है और वो भी अगर रेंट भर रहा है, तो टीडीएस क्या काटेगा, वो 194IB में आता है। और 194IC जो होता है, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जेडीए वाले नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट, उनके ऊपर की बात करता है 194C। तो सर 194I, IA और IB बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इन डिटेल में बताएंगे। आईसी जो है 194IC ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, और आप खुद से एक सिंपल रीडिंग में इसको जान भी सकते हो। सर अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उसमें हमने क्या किया है, हमने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है। अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है सर, इसमें हमने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है, और जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो हमने आपने अभी बताया कि अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो 194IA नाम का कोई सेक्शन आता है, जिसके कारण टीडीएस काटना पड़ता है। अब एक और आपको क्वेरी आएगी, सर टीडीएस काटेगा कौन, सर टीडीएस काटेगा कौन। तो एक बात सोचो, हम क्या कहते हैं, टीडीएस मतलब जो पैसा देता है वही ना काटेगा, जो पैसा दे रहा है वही ना काटेगा, समझ लो, जो पैसा दे रहा है आपको वही ना टीडीएस काटेगा। तो यहाँ पे जब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर हो रही है, तो परचेज, जो परचेजर होता है, जो परचेज कर रहा है प्रॉपर्टी को, वो पैसा सेलर को दे रहा होगा, तो जब वो पैसा सेलर को देगा, तो सेलर का टीडीएस काट लेगा, मतलब परचेजर, बायर, बायर इसमें सेलर का टीडीएस काटता है। ठीक है, किस रेट से काटता है, क्या परसेंटेज है, वो सब अभी बता रहे हैं, बट इतना समझो, सेलर इसमें जो प्रॉपर्टी, मैंने एक जमीन खरीदी किससे, एएस इंटरप्राइजेस से, एएस इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो एएस इंफ्रास्ट्रक्चर से जब मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा, तो मैं एएस इंफ्रास्ट्रक्चर का टीडीएस काट दूंगा। ओके, चलो सर, सर लेकिन अब आओ सर, पहले आई ए बता दीजिए। देखिए, टीडीएस ऑन 194IA, टीडीएस ऑन ट्रांसफर
194 आई है, टीडीएस ऑन ट्रांसफर, जो अगर ट्रांसफर हो रहा है या परचेज कर रहे हैं ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड। क्यों? क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट नहीं कहा था। अगर हम कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है या परचेज हो रही है या एक्विजिशन हो रहा है, तो सर ये 194 आईए सेक्शन आएगी और अपनी आंखें खोल लेगी। 194 आईए सेक्शन आती है और अपनी आंखें खोल लेती है। इसमें क्या है, देखो एनी पर्सन, कोई भी पर्सन अदर देन 194 एलए। 194 एलए क्या होता है सर? वो कंपलसरी एक्विजिशन होता है, उसको बाद में बताते हैं। लेकिन सोचो एक बार, कंपलसरी एक्विजिशन वाले लोगों को छोड़कर जितने भी लोग कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं फ्रॉम एनी पर्सन, जितने भी लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, नहीं, जितने भी लोग प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, और खरीद कौन रहा है? एनी रेसिडेंट पर्सन। कोई भी रेसिडेंट पर्सन अगर प्रॉपर्टी खरीद रहा है किसी भी दूसरे आदमी से जो जबरदस्त, जो कंपलसरी प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा है। सर कंपलसरी प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे का क्या मतलब है? बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि आपका घर या आपके खेत या आपकी प्रॉपर्टी या आपका प्लॉट कुछ भी कंपलसरी एक्विजिशन में आ जाता है। अगर वहां से कोई हाईवे निकल रहा है, कोई रोड निकल रही है, कोई ब्रिज निकल रहा है, तो कंपलसरी एक्विजिशन में आता है। और लेता कौन है सर? गवर्नमेंट ले रही होती है। तो उस जगह बस ये सेक्शन नहीं लग रही, वहां पे आपको गवर्नमेंट का टीडीएस नहीं काटना है, इसलिए सेक्शन को हटाया गया है। ठीक, इसका मतलब सीधा एकदम सिंपल सोचना है कि जब भी कोई एक इंसान जमीन बेच रहा है या प्रॉपर्टी बेच रहा है और दूसरा इंसान जमीन खरीद रहा है, तो रेसिडेंट पर्सन कोई खरीद रहा है, तो एनी रेसिडेंट पर्सन खरीद रहा है, तो हो सकता है कोई कंपनी खरीद रही हो, तो भी टीडीएस कटेगा। किस रेट से कटेगा सर? 1% ऑफ सम पेड या एक्चुअल कंसिडरेशन। यहीं पे सर आपका आया है अमेंडमेंट, यहीं पे सर आपका आया है अमेंडमेंट। एक्चुअल कंसिडरेशन और एसडीवी यहां लिख दिया गया, और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। स्टैंप, पहले यहां पे एसडीवी वर्ड नहीं लिखा था, अब और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर लिख दिया गया। ठीक है, विच एवर इज हायर लिख दिया गया है, इस बात को याद रखना। पहले यहाँ पे ये वाला वर्ड नहीं लिखा था, अब यहाँ पे इस चीज को भी लिख दिया गया है, 1% ऑफ कंसिडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। पहले ये चीज नहीं थी, इट मीन सर ये है आपकी अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्लियर? क्लियर। चलिए सर, इस बात को भी हम समझ गए कि कोई भी कैपिटल एसेट खरीदती या बिकती है तो टीडीएस लगता है 1% के रेट से। लेकिन सर क्या मैंने 2 लाख रुपए की कोई कैपिटल एसेट खरीदी लगा दूं? मैंने 20,000 रुपए की कैपिटल एसेट खरीदी, गांव में जाके 1 स्क्वायर फीट की जमीन कर दिया, 500 रुपए में 1 स्क्वायर फीट खरीद लिए, बस टीडीएस लगा दी? नहीं है। इनको बड़े ट्रांजेक्शन को ट्रेस करना है, इनको सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन को ट्रेस करना है, इसलिए इन्होंने एक छोटी सी लाइन बोली, टीडीएस ओनली इफ कंसिडरेशन इज 50 लाख रुपीस और मोर। यहां पे याद रखना, कंसिडरेशन अगर 50 लाख रुपए है तब भी टीडीएस कट जाएगा। मोर देन 50 लाख नहीं लिखा है, 50 लाख और मोर लिखा है, मतलब अगर 50 लाख रुपए कंसिडरेशन है तब भी टीडीएस कट जाएगा, और कंसिडरेशन अगर 49,99,000 रुपए है तब टीडीएस नहीं कटेगा। 49,99,999 रुपए भी अगर आपका कंसिडरेशन, टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन जैसे ही 50 लाख हो गया तो भी टीडीएस कटेगा। क्वेश्चन पूछेगा डॉट 50 लाख पे, याद रखना टीडीएस कटेगा। मोर देन 50 लाख नहीं लिखा है यहाँ पे, 50 लाख और मोर वर्ड आया है। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। अब एक कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सर देखो, हर जगह क्या होता है कि टीडीएस कटता है आपको, यहाँ पे ना 10 नंबर की नीड नहीं है। टीडीएस काटने वाले आदमी को 10 नंबर की आवश्यकता होती है कि 10 नंबर के बेसिस पे टीडीएस काटता है। यहाँ पे 10 नंबर की कोई नीड नहीं है बॉस। दूसरी बात, सर यहाँ पे टीडीएस आप काट रहे हो, तो परचेजर का टीडीएस काटोगे कितना? 1%। अभी मैंने बोला ना 1% परचेज का टीडीएस काटोगे, लेकिन एक अब जो यहाँ पे अमेंडमेंट आई है उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन में आप देखो क्या लिखा था, सेल्स वैल्यू कितनी लिखी थी? सेल्स वैल्यू थी सर 60 लाख रुपीस, 60 लाख रुपीस सेल्स वैल्यू थी। कंसिडरेशन जो है यहाँ पे लिखा है कंसिडरेशन, और सर यहाँ पे 85 लाख रुपीस का एसडीवी था। पहले तो 60 लाख एक्चुअल कंसिडरेशन का टीडीएस कटता था, आज की डेट में हम देखेंगे 60 लाख और 85 लाख, विच एवर इज हायर, दैट इज 85 लाख का सर 1% टीडीएस काटेगा। अब ये आदमी 85,000 रुपीस का टीडीएस काटेगा, मतलब मिस्टर जो एक्स और मिस्टर वाई हैं उनके बीच में क्या बात होगी? देखो, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में मिस्टर वाई के ऊपर जो टीडीएस काटना होगा, मिस्टर वाई एसडीवी का 1% टीडीएस काटेंगे। मिस्टर वाई कहेंगे 60 लाख का और 85 लाख एसडीवी, विच एवर इज हायर, 85 लाख का 1% का टीडीएस काटेंगे, गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे। मतलब सर क्या होगा? देखो ये टीडीएस का प्रोविजन आया ही क्यों है सर?
सर अगर आप बोलेंगे सर टीडीएस का प्रोविजन आया ही क्यों है, तो आपको पता है ना गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन को ट्रेस करना चाहती है, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन को ट्रेस करना चाहती है। अब होता क्या था कि लोग कहते थे कि भैया हम नहीं, मान लो कोई आदमी अपनी इस सेल को दिखा ही नहीं रहा है, कैश में सारे पैसे ले रहा है, सेल्स ही नहीं दिखा रहा है यार, कहता है कि ठीक है 15 लाख रुपए में ही मेरा प्रॉपर्टी बिका है। अब इन्होंने क्या रूल निकाल दिया कि जो परचेजर है वो 1% टीडीएस काटेगा। मान लो परचेजर ने क्या किया, 85 लाख में 60 लाख रुपीस का ही सेल था, पहली बात तो 60 लाख रुपीस का सेल था। अब परचेजर क्या करेगा सर, 60 लाख में 59,15,000 रुपीस पता है किसको देगा, ये देगा मिस्टर एक्स को, और 85,000 रुपीस ये दे देगा किसको, मिस्टर, यह देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट को लगा कि भाई साहब 85,000 रुपीस का टैक्स आया है, 85,000 का टीडीएस कटा है फॉर द पर्पस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका मतलब उसकी एसडीवी या कंसिडरेशन रहा होगा 85 लाख। इनको तुरंत पता चल गया 85 लाख, ठीक, इनको गवर्नमेंट को पता चल गया कि एसडीवी क्या रही होगी या कंसिडरेशन कितना था, गवर्नमेंट को अपना क्लियर है। अब गवर्नमेंट भाई साहब उसके हिसाब से ट्रांजेक्शन ट्रेस करके मिस्टर एक्स से करस्पॉन्डिंग टैक्स वसूलवा लेगी। ये इस तरीके से पूरा एक चैनल चलता है। तो आपको तो एक छोटी सी बात ही पढ़नी है ना सर, कि 60 लाख रुपए, सॉरी 50 लाख और मोर का अगर सेल्स कंसिडरेशन है तो 1% एसडीवी और सेल्स कंसिडरेशन विच एवर इज हायर का टीडीएस काट लेगा कौन, परचेजर, किसका, सेलर का। काटता कौन है, जो खरीद रहा है, जो पैसे दे रहा है, कटता दूसरे वाली पार्टी का। लेकिन सर यहाँ पे कुछ लोग होशियार भी होते हैं, कुछ बहुत समझदार लोग भी होते हैं सर, बहुत ज्यादा समझदार लोग भी इस भारत में पाए जाते हैं। ये देखिए सर, ये इतना समझदार आदमी है, चालू आदमी, चालू आदमी सोचा कि ऐसा है, ऐसा है, सुनो सुनो सुनो, चालू आदमी सोचा ऐसा है कि अगर मैंने 50 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी बेची तो ही टैक्स कटेगा और तो ही गवर्नमेंट की नजर में ट्रांजैक्शन जाएगा। हाँ ये बात तो सही है, 50 लाख और मोर की प्रॉपर्टी बिकती है तो ही 194 IB में आपका टीडीएस कटता है। ये आदमी बड़ा चालू है, इसने सोचा ना कि यार एक गेम करते हैं, ओहो, इसने सोचा एक गेम करते हैं। ये इसने क्या सोचा भाई साहब, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बस एक सेकंड। इसने गोम सोचा कि इस वाले प्रॉपर्टी को बेच देगा, और बेचेगा कितने, 45 लाख रुपीस में। ये वाला जो फ्लैट है ना, ये फ्लैट दिख रहा है, इसको इसने बेचा 45 लैक्स में। कितने में बेचा, 45 लैक्स में, इस वाले घर को 45 लाख रुपीस में बेचा। बट इसकी एक्चुअल कीमत बता देता हूं मैं कितनी थी, इसकी एक्चुअल कीमत थी 54 लाख रुपए। 54 लाख रुपए में बेचा है, लेकिन इसको स्प्लिट कैसे किया, इसने कहा इस घर को ना कीमत को तोड़ देते हैं। वो कहता है भाई घर का कंसिडरेशन, सुन लो दोस्तों, घर का कंसिडरेशन है 45 लाख रुपीस। ये भैया चालू भैया है हमारे, ये जो चालू भैया हैं ये कहते हैं भाई साहब मैंने घर का कंसिडरेशन लिया है 45 लाख रुपए, लेकिन ये फ्लैट बेचेंगे 54 लाख रुपए में। इस इतनी बड़ी सी बिल्डिंग के, इस इतनी बड़ी सी बिल्डिंग का ये वाला जो फ्लैट है, इसको ये बेच तो 54 लाख रुपए में रहा है, तो 50 लाख रुपए से 50 लाख और मोर होने पे टीडीएस कटता है। ये चालू सोचता है टीडीएस नहीं कटवाएंगे, ट्रांजेक्शन ट्रेस नहीं होने देंगे। ये कहता है फ्लैट मैंने बेचा 45 लाख रुपए में, 45 लाख रुपए में। उसके बाद इसने कहता है कंसिडरेशन 45 लाख रुपए प्लस पार्किंग चार्जेस दे दो भाई हमें। पार्किंग चार्जेस कहता है 3 लाख रुपए आप हमें दे दो, क्योंकि घर लिया है तो पार्किंग तो लोगे। उसके बाद ये कहता है कि सोसाइटी का जो फी है, मतलब गार्डन या इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, अभी रुको, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड जेनसेट चार्जेस आप हमको दे दो 2 लाख रुपए, क्योंकि मैं जनरेटर लगा के दे रहा हूं आपको, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करा के दे रहा हूं उस फ्लैट को, ठीक है। प्लस ये कहता है यहाँ पे ना हमारी सोसाइटी में क्लब है, क्लब मेंबरशिप, जिम है, जिम मेंबरशिप अदर का आप हमें दे दो 3 लाख रुपए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये प्लस कहता है कि सर हाँ आपको हम जो दे रहे हैं रूफ टॉप भी दे रहे हैं, रूफ टॉप भी दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ रूफ टॉप भी दे रहे हैं, या फिर सर हम आपको वाटर की फैसिलिटी, वाटर कनेक्शन भी दे रहे हैं और अदर फैसिलिटीज भी कुछ कुछ दे रहे हैं, इसका आप हमको दे दो 2 लाख रुपए। और टोटल देखो कितना हुआ, 45, 3 2 5, इसका बल्कि आप हमको दे दो 1 लाख रुपए। ये देखो टोटल आ गया 54 लाख रुपीस, ठीक है सर, 54 लाख रुपीस आ गया। अब इसने क्या कहा, सुनो सुनो सुनो, सुनो बेटा सुनो सुनो, ये इंपॉर्टेंट है।
ये कहता है चालू की देखो हमने घर को 54 लाख रुपए में नहीं बेचा, हमने 54 लाख रुपीस में घर को नहीं बेचा है। हमने घर कितने रुपए में बेचा, इमूवेबल प्रॉपर्टी कितने रुपए में बेची, सिर्फ 45 लाख रुपीस में। हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी कितने में बेची, सिर्फ 45 लाख रुपीस में बेची। ये तो अदर चार्जेस है, ये तो अदर चार्जेस हमने लिए हैं। हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ 45 लाख रुपीस में बेची, हमने अदर चार्जेस लिए, अब टीडीएस नहीं कटेगा। चालू होशियारी किया। अब एक गवर्नमेंट आएगी और अपनी आंखें खोल लेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा, अपनी आंखें खोल लेगा, हंस देगा और कहेगा भाई तुमसे ना हो पाएगा। हम मानते ही नहीं है कि ये इस तरीके का कोई ट्रांजैक्शन होता है। वो सीधा कहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा, बोलेगा इधर इधर चालू के चालू इधर, क्या बात है, चालू साहब कहेंगे ऐसा ऐसा है, देखो हमने घर 45 लाख में बेचा है, बस हम टीडीएस नहीं कटवाएंगे। एक देगी गवर्नमेंट, कहेगी एक बार बताओ ये आदमी पार्किंग लेके क्या करता, अगर घर नहीं बेचता तो आपका फ्लैट नहीं लेता तो पार्किंग क्यों लेता। ये आदमी आपसे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन क्या मीटर कहीं और लगवाए हो क्या, कि उसी फ्लैट में लगाया। वो वाटर वाटर फैसिलिटी कहाँ वहीं पे दी, उसी फ्लैट में दी है ना, कि कहीं और दे रहे हो। तो आप कहोगे भाई साहब उसी फ्लैट में दे रहे हैं, तो कह रहे हैं तो ये क्या बेवकूफी दिखा रहे हो, टैक्स बचाने के लिए अपने अमाउंट को क्यों तोड़ रहे हो। इस तरीके से तो फिर कंस्ट्रक्शन में भी कह दो कि भाई जमीन की ये कीमत है, ब्रिक वर्क की ये कीमत है, टाइलिंग की ये कीमत है, जो इसके अंदर स्टील यूज हुआ उसकी ये कीमत है। गवर्नमेंट कहती है तो बेवकूफ मत बनाओ, ये तुम्हारा घर की कीमत 54 लाख रुपीस ही है और आपको टीडीएस लगेगा ही लगेगा। चाहे आप अपने घर की कीमत को तोड़ ही क्यों ना देते हैं, आप पार्किंग चार्जेस दिखा रहे हो, गार्डन चार्जेस दिखा रहे हो, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिखा रहे हो, कुछ भी दिखाओ, हमसे मतलब नहीं है। उस घर को, इस फ्लैट को खरीदने के लिए 54 लाख रुपीस पूरे खर्चा हुए हैं ना। 45 लाख रुपीस को आपने जबरदस्ती का तोड़ा है, वो हम नहीं मानते हैं, और यहाँ पे टीडीएस लग जाएगा पूरे के पूरे 54 लाख रुपीस में। तो भैया चालू आपसे नहीं हो पाएगा। फिर इन्होंने चालू कहा ठीक है, अच्छा चालू भैया का ऐसे ऐसे तो हम नहीं मानेंगे। चालू भैया ने कहा ऐसा है, ऐसा तो हम नहीं मानेंगे। चालू भैया कहे अच्छा, देखो अभी तक इतनी बात समझे हो ना। अब चालू भैया कह रहे हैं रुको, चालू भैया है, चालू भैया ने कहा कि भैया हमारा ये घर है, मिस्टर ए, चालू मिस्टर चालू चल रहे थे, चालू भैया मिस्टर चालू, इन्होंने अपने एक भरोसेमंद आदमी को बोला, अपने एक भरोसे वाले आदमी को बेचा है घर, पता है कितने में, 54 लाख रुपीस में, यही वाला घर। अब यहाँ पे आ गए मिस्टर जतिन, जतिन भैया, ये पता है जतिन भैया से क्या कहता है, सुनो जतिन तुम मुझे एक बार में पैसा दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हम तुमको 30% घर बेच रहे हैं आज, 30% घर बेच रहे हैं आज, कितने रुपए में, 20 लाख रुपए में। बात समझो, एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट। फिर कहते हैं हम आपको रिमेनिंग 40% घर बेच रहे हैं, कितने में, दूसरी बार ट्रांजेक्शन हो रहा है, T1 है ये T2 हो रहा है, मान लो ये मई में हो रहा है, ये सितंबर में हो रहा है, 40 लाख रुपए में। सर तीसरी बार ट्रांजेक्शन बेच रहे हैं, नहीं 54 नहीं, सॉरी 30 लाख रुपए में, 40, और बचा हुआ घर 4 बचा हुआ 30% घर मैं आपको आज बेच रहा हूं, कितने रुपए में, तीसरी बार में 4 लाख रुपए में। टोटल आ गया इनको 54 लाख रुपए, जितना ये घर बेचना चाहते थे। 3 अलग अलग डेट्स पे बेचे हैं, डीड बना के बेचे हैं, 3 अलग अलग टाइम पे बेचे हैं। अब देखो 54 लाख रुपीस पूरी हो गई, अब चालू खुश हो गया। कोई भी ट्रांजेक्शन 50 लाख और मोर नहीं है, कहेगा अब तो मेरा टीडीएस नहीं कटेगा, 194 आईबी नहीं लग पाएगा। गवर्नमेंट कहती है भाई, गवर्नमेंट आएगी यहाँ पे, इस बार ना गवर्नमेंट यहाँ पे आएगी ऐसे, और अपनी आंखें लाल करके गुस्से में देखेगी और कहेगी भाई तुमसे नहीं हो सकता, यहाँ पे तुम बेवकूफ, ये तुम ट्रांजैक्शन को कितना भी तोड़ दो, पहले तुमने कैसे तोड़ा था, प्रॉपर्टी को तोड़ा था कि भाई साहब घर का अलग, इलेक्ट्रिसिटी का अलग, उसके बाद जिम फैसिलिटी का अलग, दुनिया भर की चीजों का अलग अलग। अब तुमने अमाउंट को ही तोड़ दिया, अब तुमने अमाउंट को ही तोड़ दिया कि 20% घर अभी गया, उसके बाद कुछ गया, कुछ भी कर लो, ये चीजें भी वैलिड नहीं है। आपने, आपका ये पूरी प्रॉपर्टी 54 लाख में गई, आपको टीडीएस देना पड़ेगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। बस यही कंसेप्ट यहाँ पे, बस यही कंसेप्ट यहाँ पे लगता है। देखो मिस्टर वाई एंड टीडीएस इम्प्लीकेशन इफ एनी, आपके इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी बेची थी 60 लाख रुपए की, जिसकी एसडीवी कितनी है, 85 लाख रुपीस है, और मिस्टर वाई ने खरीदा था। पहली बात तो कैपिटल गेन लग गया मिस्टर एक्स के हाथ में, मिस्टर एक्स के हाथ में कैपिटल गेन लग गया। दूसरा, मिस्टर वाई ने प्रॉपर्टी सस्ती कर दी तो आईएफओएस में टैक्सेबल हो गया। साथ ही साथ
मिस्टर वाई के ऊपर बेटा एक टीडीएस की इम्प्लीकेशन आ जाएगी, बिकॉज वो प्रॉपर्टी जो खरीद रहे हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और वो 50 लाख से ऊपर का कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, तो 1% टीडीएस काटेंगे। लेकिन सर मैंने अभी बोला ना 1% ऑफ किसका, 1% ऑफ किसका, तो 1% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन और एसडीवी विच एवर इज हायर, 1% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन और एसडीवी विच एवर इज हायर। पिछले साल तक एसडीवी से कंपेयर नहीं होता था तो यहाँ अमेंडमेंट नहीं थी, इस बार ये अमेंडमेंट आ गई है, इस बार ये अमेंडमेंट आई है। 1% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन और एसडीवी विच एवर इज हायर। सेल्स कंसिडरेशन 60 लाख का है, एसडीवी 85 लाख की, तो 1% ऑफ 85 लाख का आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, किसका, किसका, मिस्टर एक्स का। तो सर यहाँ पे आप 85,000 रुपीज का टीडीएस काटोगे, सिर्फ और सिर्फ इतना सही क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ इतना सही क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको समझा दिया, और इस तरीके के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इस बार। आओ देखो, सेंस since the sale consideration of the house property of the stamp duty value of house property exceed 50 लाख, ठीक, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या सेल कंसिडरेशन 50 लाख से ज्यादा हो गया है, इसलिए मिस्टर वाई ऑफ द रिक्वायर्ड डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194 आई है, द टैक्स टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 आई वुड बी, जो टैक्स डिडक्ट होने वाला है वो क्या होगा, वुड बी 85,000 being 1% of 85 lakh higher of 60 lakh and 85 lakh. TDS provision under section 194 I are not attracted in respect of transfer of rural agricultural land. बताओ भाई कुछ अलग बताए थे क्या, मैंने इतना लंबा एक्सप्लेन किया और आपका देखो सॉल्यूशन इतना ही बड़ा था। इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन क्यों दी है, जिससे आपको सब चीजें क्लियर हो जाए। इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है, देखो 3 2 1 0 -1 -2 -3, देखो हम टाइम दे दिए भाई, लिख लिए होगे, स्क्रीनशॉट लेके दोबारा लिख लेना या पीडीएफ कर लेना। बट ये क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि सर अमेंडमेंट आई है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन के लिए। पहले डायरेक्ट 1% ऑफ कंसिडरेशन लिखा था, उसको चेंज करके 1% ऑफ कंसिडरेशन और एसडीवी व्हिचएवर इज हायर इन्होंने लिख दिया है इस बार। ओके सर, यहां तक भी बात क्लियर हो गई हमें। नेक्स्ट आइए सर, नेक्स्ट बात पे आते हैं सर, आइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में सर क्या बात की है, देखो क्वेश्चन नंबर 8, a salaried individual pays rent of 55,000 per month to Mr. Y from June 2022। मतलब सीधी सी बात समझिए सर, यहां पे आपके लिए मैंने इसको क्लियर किया, मिस्टर एक्स सैलरीड एम्प्लॉय है, सैलरीड एम्प्लॉय है, ये रेंट पे कर रहे हैं किसको, मिस्टर वाई को, रेंट का पेमेंट करते हैं और रेंट का पेमेंट है 55,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा का, मिस्टर वाई को, ठीक है सर, ठीक, जून फ्रॉम जून, ठीक है, ठीक है सर, फ्रॉम जून, ओके सर, यहां तक बात क्लियर है। तो एक बात बताओ सर, इतनी लंबी पेमेंट है 55,000 रुपए की, और आपने अभी हमको समझाया था कि 194 आई 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 बी भी तो सर एक सेक्शन होती है, 194 आई बी भी तो सर एक सेक्शन होती है, जो रेंटल के प्रॉपर्टी के ऊपर लगती है सर। 194 आई भी होती है, 194 आई ए भी होती है सर, 194 बी भी होती है सर। 194 बी में क्या होता है सर, 194 बी में क्या होता है सर, देखो 194 बी का चार्ट मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, जस्ट एक सेकंड, 194 बी का चार्ट ओपन कर ले, एक मिनट बेटा। सर 194 आईबी का ये वाला सेक्शन समझो सर, पहले बात 194 आईबी लगेगा कब, कब लगेगा, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तब 194 आईबी आएगा, पहली बात, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, दूसरी बात साथ ही साथ जो रेंट का अमाउंट हो ना वो एक्सीड कर गया हो 50,000 रुपए से, एक्सीड हो गया, दैट इज मोर देन 50,000 रुपए होना चाहिए रेंट का अमाउंट। तीसरी बात, जो पेयर है जो रेंट दे रहा है शुड बी इंडिविजुअल या एचयूएफ होना चाहिए, और कौन सा वाला इंडिविजुअल एचयूएफ, जो कवर्ड नहीं होता अंडर सेक्शन 194 आई में, 194 आई में, मतलब सर, मतलब देखो पेयर कौन होना चाहिए समझो, इंडिविजुअल या एचयूएफ, वो वाला इंडिविजुअल या एचयूएफ ना 194 आई में नहीं आ रहा है, 194 आई तो सर आपने पढ़ा ही नहीं कौन होता है, यहाँ पे समझो वो वाला इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसकी टैक्स ऑडिट नहीं होती है, डेट इज जिसका टर्नओवर जो है ना वो लेस देन 1, जिसका टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ है, या अगर प्रोफेशनल है तो ग्रॉस रिसीप्ट लेस देन 50 लाख रुपए, या तो फिर सर वो सैलरीड पर्सन है, सैलरीड एम्प्लॉय है, समझ रहे हो, मेरे साथ मत लिखना। पेयर कौन हो सकता है, कौन रेंट का पेमेंट कर रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंट के लिए पेमेंट कौन कर रहा है,
कोई ऐसा आदमी जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, जिसका ग्रॉस एसेट 50 लाख से कम है, या वो सैलरीड एम्प्लॉय है, किसको कर रहा है सर? एनी पर्सन को कर रहा है। बात को समझो, एनी पर्सन को कर रहा है सर। टीडीएस किस रेट से काटने सर? 5% की रेट फिक्स है, 5% की रेट। लेकिन सर अमाउंट क्या होगा? अगर रेंट एक्सीड्स ₹50,000 पर मंथ 50,000 रुपए से ज्यादा होता है, मतलब सर अगर एग्जैक्ट देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर रेंट एग्जैक्ट 50,000 रुपए तो कोई टीडीएस मत काटिएगा, लेकिन अगर 50,001 रुपए हो गया तो ही टीडीएस कटेगा। ये चीज देखो 194 आईबी को मैंने कितने अच्छे से लिखा है ना। सबसे पहली बात, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे तो लगता है, लेकिन सर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे तो 194 आई में भी लग रहा है, तो फिर दोबारा चेक करो, क्या रेंट एक्सीड हो रहा है 50,000 रुपए से? ज्यादा जा रहा है क्या? हाँ। और जो पे कर रहा है, क्या वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है जिसका ग्रॉस रिसिप्ट और ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से कम है, टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, या वो सैलरीड एम्प्लॉय है? हाँ सर। तभी ये वाली सेक्शन अपनी आंखें आके ऐसे यहाँ पे अपनी आंखें आके खोलती बनाई, सेक्शन अपनी आंखें नहीं खोल पाएगी बेचारी, अगर ये तीनों कंडीशन मीट आउट नहीं हुई तो। ठीक है सर, इस बात को तो समझ गए हम। तो सर और भी कुछ है क्या इस सेक्शन में? हाँ, टीडीएस की रेट 5% की 50,000 रुपया पर मंथ। लेकिन सर ये ना थोड़ा सा मजेदार सेक्शन है। अब मजे में मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 5% जो कटता है ना सर, हर एक पेमेंट पे नहीं कटता है। अज्यूम करिए जो आपका ये वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आपने जून में आदमी रहने के लिए आ रहा था और 55,000 रुपए इसका क्या था? रेंट था। 55,000 रुपए रेंट था, जून में रहने के लिए आ रहा था। देखो देखो सर, ही ही 55,000 रुपए पर मंथ टू मिस्टर वाई फ्रॉम जून 2022। तो सर यहाँ पे अगर आप देखिए तो सर ये 55,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आ रहा है 10 महीनों के लिए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 10 महीनों के लिए सर टोटल साल भर में सर 5,50,000 रुपए सर टैक्स भर रहा है। दूसरी बात सर, एक सैलरीड एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स, मतलब मिस्टर एक्स रेसिडेंस, यहाँ पे देखो मिस्टर एक्स रेंट दे रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, 50,000 रुपए से ज्यादा रेंट है, और ये वो 194 आई में कवर नहीं है, मतलब ये वो वाले हैं जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं, वो वाले आदमी हैं जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं। किसी रेसिडेंट पर्सन को पे कौन होता है? एनी रेसिडेंट पर्सन। किसी रेसिडेंट पर्सन को ये क्या बोल रहा है? रेंट दे रहे हैं 50,000 रुपए से ज्यादा। सर कैसे काटे फिर टीडीएस? यहाँ पे बड़ा मजेदार है। तो टीडीएस पता है क्या होता है? यहाँ पे पहला पॉइंट लिखो, 5% should be deducted from the rental of last month। मतलब क्या है सर? मतलब क्या है सर? पहली बात तो ये कि सर लास्ट मंथ के रेंटल से कटता है। मतलब सर इस क्वेश्चन में जैसे कि इन्होंने जून में रेंट दिया, जुलाई में दिया, अगस्त में दिया, सितंबर में दिया, अक्टूबर में दिया, नवंबर में दिया, जनवरी में दिया, फरवरी में दिया, मार्च में दिया, जब मार्च का रेंट देने जाएंगे सिर्फ तब टीडीएस कटेगा, इसके पहले कभी कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती है। ओके सर। दूसरी बात, सर टीडीएस काटने के लिए टैन चाहिए ना, टैन नंबर, लेकिन सर यहाँ पे नो नीड ऑफ टैन नंबर, नो नीड ऑफ टैन, मतलब जो सैलरीड एम्प्लॉय है वो बिना टैन नंबर के भी काट सकता है, बिना टैन नंबर के भी काट सकता है। सर अब एक बात और है, कितना काटे सर? कितना काटे? कितना टीडीएस काटे? तो देखो 5,50,000 रुपए का 5% आप टीडीएस काटो। देखो इस महीने का लास्ट रेंटल कितना जा रहा है? 55,000 रुपए रेंटल जाना है। मार्च महीने का लास्ट रेंटल, मार्च का लास्ट रेंटल जाना है 55,000 रुपए। तो 55,000 रुपए में टीडीएस काट लो, कितना? 5,50,000, जितना भी उस साल रहे हो, 5,50,000 का 5% कितना होता है? 27,500 रुपए टीडीएस काट लीजिए आप, और ये जमा कराइए गवर्नमेंट को, और 27,500 रुपए, 27,500 माइनस 55,000, डेट इज 27,500 रुपए आप भाई साहब अपने लैंडलॉर्ड को दे दीजिएगा। लास्ट मंथ के रेंटल से कटता है, इतना क्लियर होना चाहिए। देखो सबसे पहली बात, 55,000 रुपए आप हर महीने दे रहे हो, हर महीने रेंट काटने की नीड नहीं है, लास्ट मंथ में आप रेंट काट सकते हो। अब कुछ बच्चों के दिमाग में खुरापात आएगा, सर मार्च तक वो रुका ही नहीं, वो दिसंबर में भाग गया। सर वो मार्च तक रुका ही नहीं सर, वो दिसंबर में भाग गया। तो बॉस लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी क्या है? दिसंबर। तो सर दिसंबर के महीने में, उस साल में आप जितने दिन रहे, अज्यूम करो अप्रैल से रहे हो, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने का जितना रेंट बनता होगा उसका 5% दिसंबर महीने के रेंट से डिडक्ट कर लो। 9 महीने का जितना रेंट बनता होगा उसका 5% दिसंबर महीने के रेंट से डिडक्ट कर लो। अब एक बात और आती है सर, सर आप लोगों ने एक सेक्शन पढ़ी है 206AA, उसमें हम ये कहते हैं कि सर अगर किसी का टीडीएस काटना होता है, जैसे मान लो पेयर को टीडीएस काटना है पे का, तो पे भाई साहब अपना पैन नंबर देगा,
पैन नंबर के बेसिस पे तो टीडीएस कटता है। तो सर अगर पे टीडीएस के काटने के लिए पैन नंबर नहीं देता है, इफ पैन नंबर नॉट अवेलेबल, तो आपने हमेशा पढ़ा है कि 20% का टीडीएस कटता है। हर एक सेक्शन में 20% का टीडीएस कटता है। दो सेक्शन छोड़ के 194 ओ और 194 क्यू छोड़ के अगर कहीं पे भी पेई ने अपना पैन नंबर नहीं दिया तो 20% का टीडीएस का रेट हो जाता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे सोचो अगर पेई ने टीडीएस काटने के लिए पैन नंबर नहीं दिया तो क्या करे। मान लो सर यहाँ पे पैन नंबर नहीं दिया इन्होंने, तो भाई साहब इधर सुन लो ना मेरे भाई प्लीज। मान लो पेई ने पैन नंबर नहीं दिया, अब क्या करें। तो सर पैन नंबर नहीं दिया तो 20% का टीडीएस कटेगा। तो सर अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 20% मतलब 5,55,000 गुणे 10 का 20% अगर हम करते हैं तो कितना आता है? 10 का 20%। सर अगर मान लीजिए पेई ने पैन नंबर नहीं दिया तब तो सर मेरा टीडीएस आ गया 1,10,000 रुपए, और सर मेरा रेंटल कितना बन रहा है 50,000 रुपए। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? मेरा रेंटल बन गया 50,000 रुपए, 55,000 रुपए, सॉरी 55,000 रुपए। सर 55,000 रुपए मेरा रेंटल बन रहा है और टीडीएस बन गया 1,10,000 रुपए। क्या करें? कुछ भी मत करो, टू पूरा का पूरा टीडीएस काट लो, और आपको कोई नौटंकी नहीं करनी है, आपको अपने जेब से भी पैसा नहीं देना है, पूरा का पूरा अमाउंट टीडीएस में काट के दे दो। इज इट क्लियर? हाँ सर। और इसमें क्या है? और इसमें एज सच कुछ भी हार्ड नहीं है, और इसमें एज सच कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। सर आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा। क्वेश्चन पढ़ा जाए? हाँ गुरुजी क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, मिस्टर एक्स सैलरीड इंडिविजुअल पेज रेंट ऑफ 55,000 रुपए पर मंथ अप टू मिस्टर वाई फ्रॉम जून 2022। ठीक है सर, जून से ये भाई साहब दे रहे हैं, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 10 महीनों तक का इन्होंने रेंट दिया होगा 55,000 रुपए। ओके सर, क्लियर है। उसके बाद ही रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। इज ही रिक्वायर्ड? यस, ही रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। इफ सो, यदि वो रिक्वायर्ड हैं तो when is required to deduct tax also compute the amount of tax to be deducted at source। सर तो क्या, सबसे पहली बात, क्या वो टैक्स काटने के लिए एलिजिबल हैं? जी हाँ सर, 194 आई में। क्यों? क्योंकि वो एक सैलरीड एम्प्लॉय है लेकिन वो रेंट भर रहे हैं किसी रेसिडेंट को 50,000 रुपया पर मंथ से ज्यादा, तो सर हाँ टीडीएस काटेंगे। उसके बाद ये पूछ रहे हैं इफ सो व्हेन, सर लास्ट मंथ में काटेंगे। एंड ऑल्सो कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स, तो जितना भी रेंटल हुआ उसका 5% काटेंगे। कितना इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी है। आओ देखो, सिंस Mr. X pays rent exceeding 50,000 rupees per month in the financial year 22, he is liable to deduct tax at source at the rate 5% of such rent for the financial year 22। पहली बात हमने क्या लिखी? यस सर, हम काटेंगे। दूसरी बात अंडर सेक्शन 194 आई। दूसरी बात 10 कितना काटेंगे और कब काटेंगे? तो 55,000 रुपीज 10 महीनों तक दिए का 5% 27,500 काटेंगे, हैज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम रेंट पेबल फॉर द मार्च 2023। लास्ट मंथ के रेंटल से काट लेंगे। इतना मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, आपसे सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन ये भाई साहब कर रहे हैं। अब ये हमारी सी इंस्टीट्यूट हमसे अगला क्वेश्चन कर रही है, वुड योर आंसर चेंज? क्या आपका आंसर बदल जाएगा इफ एक्स वेकेटेड द प्रीमाइसेस ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2022? जी हाँ, बदल जाएगा। क्यों? अब कितने महीने भाई साहब रहे हैं? तो आप देखो तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 3 6 7 महीने रहे हैं। 55,000 इंटू 7, दैट इज टोटल ये 3,85,000 का रेंटल भरे। इसका 5% का टीडीएस कटेगा सर कब? दिसंबर के महीने में, लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी। कब? लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी। देखो, इफ एक्स वेकेटेड द प्रीमाइस इन दिसंबर 2022, तो 55,000 का 5% इंटू 7 मंथ रहे क्या? जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सॉरी हाँ 9 मंथ नहीं 7 मंथ रहा है। 55,000 इंटू 7, हाँ मैंने भी तो 7 ही कैलकुलेट किया था, ठीक तो है। हैज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेंट पेबल फॉर दिसंबर 2022। तो भैया इस केस में कितना आएगा? इस केस में कितना आएगा? आप देखो का 5% कितना आता है? 3,85,000 का 5% आ रहा है सर 19,250 रुपए टीडीएस कटेगा। देखो इतना इजी क्वेश्चन था भाई, एक बार अगर आपने सेक्शन ठीक से पढ़ ली ना मेरे से, तो आपको बहुत इजी लगने वाला है। अगली बात भाई साहब, एक नया क्वेश्चन इन्होंने घुमा दिया, इन्होंने एक नया क्वेश्चन घुमाया। ऑल्सो व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर वाई डज नॉट प्रोवाइड हिज पैन टू मिस्टर एक्स? मतलब क्या हुआ, ये मेरा भाई था, इसको टीडीएस काटना है किसका? मिस्टर वाई का, और मिस्टर वाई ने अपना पैन नंबर नहीं दिया। पैन नहीं दिया तो हम क्या कहते हैं? 20% ऑफ टीडीएस कटेगा, 20%। तो भाई साहब इन केस वाई डज नॉट प्रोवाइड पैन टू मिस्टर एक्स, अगर पेई अपना पैन दे ही नहीं रहा है पेयर को, टैक्स वुड बी डिडक्टेड एट द रेट 20% इंस्टेड ऑफ 5%। 206 AA सेक्शन में हमने इस चीज को पढ़ा हुआ है, 206 AA, जहां पे हम क्या पढ़ते हैं 194 ओ और 194 क्यू को छोड़ के बाकी हर जगह रेट 20% हो जाती है। ठीक है सर।
इन केस वन एबव, अब अगर आपने टीडीएस नहीं दिया तो पहले केस में 55,000 10 महीनों तक आपने रेंट भरा था, 20%, 1,10,000 टीडीएस बनता है, कटेगा नहीं, बनता है। द वुड दिस वुड अमाउंट टू रुपीज 1,10,000 बट द सेम हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू 55,000 बीइंग द रेंट ऑफ मार्च 2023। लेकिन 55,000 रुपए तक का ही टीडीएस कटेगा, क्यों? क्योंकि मार्च का रेंट उतना ही है, तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा वहां तक टीडीएस का अमाउंट। साथ ही साथ जो दूसरा केस है जिसमें 55,000 रुपए आपने 7 महीनों के लिए दिए, दिसंबर में घर छोड़ दिया था, उसका 20% 77,000 आपका टीडीएस बनता है कि आप काटेंगे, बट द सेम हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू 55,000 बीइंग द रेंट ऑफ दिसंबर 2022। इतना याद रखना, लास्ट मंथ के रेंट से ज्यादा टीडीएस नहीं आएगा, उसी अमाउंट तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और पेई के ऊपर और पेयर, मतलब पेयर के ऊपर जिसको टीडीएस काटना था, कोई और लाइबिलिटी नहीं है, सिर्फ टीडीएस काट लेना। इज इट क्लियर? 194 आईबी में, हाँ सर 194 आईबी भी हमको हो गया। 194 आईसी आप खुद करिए, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं है, पेमेंट ऑफ ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के ऊपर है यार, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, एक बार खुद पढ़ लो। अब एक बार मैं इस क्लास को रोकता हूँ, बिकॉज ये क्लास आपकी 1 आवर से ज्यादा हो गई, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और फ्रेश 194 आई बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कल की क्लास जो आपने को नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, 194 आई ए और 194 जे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को हम एक ही क्लास में कराएंगे, और मजे से पढ़ना, एकदम तबियत से पढ़ना, मजा आ जाएगा। और तुम्हें कहीं ना पीजीबीपी और अगर ये वाला टीडीएस चैप्टर पढ़ लिए, 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे बेटा, कहीं ना कहीं 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी रीडिंग।